मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के क्रांति के प्रतिकार के उपाय पढ़ेंगे। क्रांतियों के प्रतिकार के जो सामान्य साधन थे वो हमने पिछले वीडियो में देखे। इस वीडियो में हम क्रांतियों के प्रतिकार के विशिष्ट साधन, किस प्रकार से इन संविधानों में क्रांतियों से बचा जा सकता है। तो सर्वप्रथम संवैधानिक तंत्र। जैसा कि संवैधानिक तंत्र एक मध्यम वर्गीय शासन प्रणाली है और ये जो शासन प्रणाली होती है वो धनिक वर्ग और निर्धन वर्ग के लोगों के बीच में एक तरह से संतुलित स्थापित करती है। और इसमें हम क्रांति से इस प्रकार बच सकते हैं कि ये जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। इसलिए जब इस संवैधानिक तंत्र में धनिक वर्ग के लोग प्रभावशाली होने लगे तो गरीब वर्ग के लोगों को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए, और जब निर्धन वर्ग प्रभावशाली होने लगे तो धनिक वर्ग के लोगों को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए। इस तरह से इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहेगा और संवैधानिक तंत्र में हम क्रांति से बचे रहेंगे। उसके बाद कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्रांति से बचने के लिए ज़रूरी है कि इसमें शासन सत्ता कुछ लोगों के हाथों में होती है। इसलिए शासक वर्ग को ये चाहिए कि वो परस्पर समानता का व्यवहार करे और ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उनमें आपसी गुटबाजी विकसित न हो। इसके अलावा निर्धन वर्ग के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि उनके दिमाग में जो है शासन वर्ग के प्रति कोई ऐसी घृणा की भावना पैदा नहीं हो, ईर्ष्या की भावना पैदा नहीं हो। धनिक तंत्र, जैसा कि स्पष्ट है, धनिक तंत्र जो है धनिकों का शासन होता है और इसमें निर्धन वर्ग के प्रति तीव्र ईर्ष्या एवं घृणा का व्यवहार पाया जाता है। तो इस शासन तंत्र में क्रांति से बचने के लिए वो सभी कार्य किए जाने चाहिए जो निर्धन वर्ग के असंतोष को कम करने वाले हो। इसके लिए हमें ये चाहिए कि उनकी जो है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। यदि कोई धनवान व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति पर अत्याचार करे तो उस धनवान व्यक्ति को जो है दंड दिया जाना चाहिए और निर्धनों के प्रति उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को इस शासन व्यवस्था में उपेक्षित न समझें और शासन के प्रति जो है क्रांति की भावना दिमाग में न लाए। उसके बाद में प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मूलतः निर्धन वर्ग का शासन होता है और ये जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं वो धनिक वर्ग के व्यक्तियों से ईर्ष्या और घृणा की भावना रखते हैं। इस शासन व्यवस्था में जो धनिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने आप को एक तरह से असुरक्षित समझते हैं। इसमें क्रांति से बचने के लिए हमेशा जो है धनिक वर्ग के प्रति शासक वर्ग को उचित व्यवहार करना चाहिए। धनिक वर्ग के जो लोग होते हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और वो सभी कार्य करने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को इस शासन व्यवस्था में सुरक्षित समझे और वो उनमें जो है शासन व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार की असंतोष की भावना पैदा नहीं हो। उसके बाद निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र में क्रांति की संभावना सबसे ज़्यादा होती है क्यों कि शासक अपनी नीतियाँ से न केवल धनिक वर्ग बल्कि निर्धन वर्ग के लोग और लगभग ये समझो कि सभी
सभी को जो है अपनी नीतियों से परेशान कर देता है। तो इसमें जो है क्रांति की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इस निरंकुश तंत्र में क्रांति से बचने के लिए अरस्तू ने 2 उपाय बताए। पहला जनता का कठोर दमन और दूसरा जनता की सद्भावना। तो अरस्तू ने निरंकुश तंत्र में क्रांति से बचने के लिए उपाय बताए हैं कि यदि निरंकुश तंत्र में शासन वर्ग को क्रांति से बचना है तो उस राज्य के जो प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उनको जेल में डाल देना चाहिए। किसी न किसी प्रकार उनका अंत कर देना चाहिए। जनता में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों में आपस में मतभेद उत्पन्न कर देना चाहिए ताकि वो आपस में लड़ते रहे। जनता के आचरण के बारे में जासूसों जासूसों की मदद से जो है सूचना लेते रहना चाहिए कि जनता में क्या विचार प्लान चल रहा है, क्या योजना चल रही है शासक वर्ग के प्रति। इसके साथ ही कोई ऐसे बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करना चाहिए जिससे कि उनमें जो है कोई वैचारिक एकता पैदा हो। इसके साथ साथ अरस्तू ने ये कहा है कि आम जनता में निर्धनता की इतनी वृद्धि कर देनी चाहिए कि जनता क्रांति के बारे में सोचे ही नहीं और जनता आप अपनी रोजी रोटी की समस्या में ही उलझी रहे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जनता में जो है अत्यधिक निर्धनता भी पैदा कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ जनता को जो है पड़ोसी राज्यों के आक्रमण का भय भी दिखाते रहना चाहिए ताकि जनता जो है क्रांति करने की बात न सोचे। इसके अलावा दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि जनता की सद्भावना राजा को प्राप्त करनी चाहिए। तो जनता की सद्भावना प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा है कि राजा को ऐसे आडंबर और बाहरी प्रदर्शन करना चाहिए कि जिससे जनता को ये लगे कि राजा हमारा बहुत ही ज़्यादा साहसी है, कर्तव्यपरायण है, सद्गुणी है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है क्रांति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही राजा के द्वारा जनता को, चाहे वो धनिक वर्ग हो चाहे निर्धन वर्ग हो, उसको राजा को दोनों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप सबके जो हित है वो मेरे कारण सुरक्षित है। राजा को अत्यधिक जो है खर्चीला नहीं होना चाहिए और करों के माध्यम से यदि राजा धन प्राप्त करना चाहता है तो वो एक इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता को ये लगे कि ये जो करों के माध्यम से जो राजा धन एकत्रित कर रहा है वो हमारे राज्य की रक्षा के लिए, हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, हमारे राज्य की उन्नति के लिए ये आवश्यक है। इसलिए जनता आसानी से उन करों को प्रदान कर दे। इसके साथ साथ ही जो राज्य में श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो राज्य में प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, उनको समय समय पर पद और सम्मान भी उनको प्रदान करना चाहिए। और स्वयं जो है राजा को एक अच्छे चरित्र वाला भी होना चाहिए जिससे कि जनता की सद्भावना उसको प्राप्त होती रहे। तो निरंकुश तंत्र में क्रांति से बचने के लिए जो है अरस्तू ने ये 2 उपाय बताए हैं, जनता का कठोर दमन और जनता की सद्भावना प्राप्त करना। अंत में राजतंत्र में क्रांति से कैसे बचा जा सकता है। तो राजतंत्र में क्रांति से बचने के लिए अरस्तू ने कहा है कि यथासंभव राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा को कानून का पालन करना चाहिए, कानून के अनुसार शासन करना चाहिए, कानून को सर्वोपरि मानना चाहिए और अपने विशेषाधिकारों का कम से कम प्रयोग जो है राजा को करना चाहिए। सभी के प्रति एक उदार और एक संतुलित नीति जो है राजा को अपनानी चाहिए। जनता के प्रति एक तरह से मैत्री भाव रखना चाहिए जिससे कि जनता के मन में
कभी राजा के प्रति तिरस्कार की भावना पैदा ना हो और क्रांति की भावना न आए। तो इस तरह से अरस्तु ने क्रांति रोकने के ठोस उपाय बताए हैं। धन्यवाद।